लेकिन इस महामंथन के बीच सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि 2027 में बीजेपी का अगला सीएम फेस कौन होगा। क्या योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। यूपी बीजेपी के नए कप्तान पंकज चौधरी ने यह कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया कि मोदी जी भी होंगे और योगी जी भी होंगे। बिना मोदी जी के काम चलने वाला नहीं है। अब पंकज चौधरी के इस सामूहिक नेतृत्व वाले फॉर्मूले पर सवाल तो ये उठ रहा है कि बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे को आगे करने से कतरा क्यों रही है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, हम आपका तारुफ करा देते हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी नेता आशीष सांडा जी जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर है आशीष सांडा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि अब जो पंकज चौधरी ने कहा है उसके बाद से सवाल भी उठ रहे हैं और सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद अब सीधे योगी आदित्यनाथ को अकेले चेहरा बनाने पर हिचक रही है या फिर सामूहिक नेतृत्व के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की सोच रही है। क्या रणनीति क्या है इस बार बीजेपी की? जी अंजलि जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि आपके सभी दर्शक समझ लें कि आखिर भाजपा, जो कि एक कार्यकर्ता प्रणाली से चलने वाला संगठन है, वो क्या है। आत्मसम्मान से लबरेज, आत्मविश्वास से भरे, परंतु आत्म संयम से खुद को आत्मसात करते हुए अनुशासित कार्यकर्ताओं का समूह है भाजपा। और दूसरा भाजपा, अगर इसका आप संधि विच्छेद करें तो भा बोले तो वो संगठन जिसके लिए भारत पहले, जा बोले तो उसके बाद जनता, और पा बोले तो सबसे अंत में पार्टी। ये है हमारे संगठन की विचारधारा। और आप समझिएगा कि जिस तरीके से जबरदस्ती किसी बात का तूल दिया जाए तो आप कर सकते हैं, विपक्ष कर सकता है, लेकिन खुद सोचिएगा, क्या एक बार भी चौधरी साहब ने यह कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे? उन्होंने क्या कहा कि हम संगठन के रूप में सब मिलके, शीर्ष नेतृत्व मिलके हम ये चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा हमेशा ऐसे ही तो करती है। दिल्ली का चुनाव देख लीजिए आप, यूपी का चुनाव देख लीजिए, बिहार का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, कहीं पे भी हमने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया चुनाव से पहले, क्योंकि हमारी जो इलेक्शन कमेटी है, हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, वो सब बाद में बैठ के निर्णय करती है कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश जी का उदाहरण भी आपके सामने है कि अगर उनको, हमें लगा कि हमें उनको जो है राष्ट्रीय नेतृत्व में हमें उनकी जरूरत है, वहां पे हम उनका अनुभव इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको वहां पे भेज दिया गया। यहां पे कुछ भी हो सकता है। ये कोई समाजवादी पार्टी की तरह या कांग्रेस की तरह कोई सिंगल मैन रूल्ड पार्टी नहीं है जहां परिवारवाद चलेगा, किसी एक परिवार का वर्चस्व चलेगा। यहां पे कार्यकर्ताओं के हिसाब से ये पार्टी चलती है और संगठित होके संगठन के रूप में जो उचित समझा जाएगा वो निर्णय लिया जाएगा। इसमें कहीं भी कोई हैरानी की या अतिशोक्ति की बात क्यों है? इंपॉर्टेंट क्या है? हमने काम किया है, हम काम करेंगे। हम अपने काम के बल पे जीते हैं पहले भी और अब भी काम के बल पे ही जीतेंगे। हमारी पकड़ क्या है? हर वोटर तक हमें पहुंच बनानी है, हर बूथ पे हमें पकड़ बनानी है और हर विधानसभा में हमें जीत का परचम लहराना है। इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा विश्व जानता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा हर चुनाव को कितनी संजीदगी से लेती है, भले ही वो छोटा चुनाव हो, भले ही वो बड़ा चुनाव हो। है कि ये वैतरणी पार हो पाएगी यूपी में योगी आदित्यनाथ के बिना? नहीं, बिना का सवाल ही नहीं है ना अंजलि जी। योगी जी, अभी भी आपने जो बाइट सुनाई और हमने भी सबने सुनी चौधरी जी की बाइट, उन्होंने उसमें कई बार योगी जी का जिक्र किया कि मोदी जी, योगी जी, राजनाथ जी, अमित जी सब मिलके हम ये जीत का परचम लहराएंगे। अकेले योगी जी के बिना का तो सवाल ही नहीं है। मैं डॉक्टर आशीष सांडा जी से सवाल पूछूंगी। पहले डॉक्टर आशीष सांडा जी, आप कुछ कहना चाहें, वो कहना चाहते हैं बहुत देर से, वो कह लीजिए, फिर आपसे सवाल करेंगे। जी, मैं अपने लर्नेड फ्रेंड का कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा
ये सच है कि एमवाई फैक्टर के ऊपर इन्होंने भी काम किया, लेकिन इन्होंने काम किया एमवाई फैक्टर बोले तो मुस्लिम और यादव, यानी समाज को धर्म और जाति में बांटना। हमने भी एमवाई फैक्टर पे काम किया, लेकिन हमारा एमवाई फैक्टर था महिला और यूथ, यानी समाज को सशक्तिकरण करना। इन्होंने भी पीडीए पे काम किया। इनका पीडीए क्या था? पारिवारिक डायनेस्टिक अलायंस। लेकिन हमारा पीडीए क्या होगा? वो जो एक्चुअली इन्होंने डेफिनेशन दिया था, पिछड़ा, दलित और आदिवासी। लेकिन इन्होंने डेफिनेशन वो दिया, काम उस पे नहीं किया। उसके बाद अगर मैं अगली बात पे आऊं तो ये कहते हैं समाजवाद से सनातन। अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी ने नारा दिया। सारी दुनिया समझ रही है भाई साहब कि जालीदार टोपी इफ्तार करने वाले लोग पहन के आज किस तरह से सनातन को गले लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये बदलता हुआ भारत है, ये आपका सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टैंड है जो आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब बदला हुआ भारत है और हिंदू एकाकीकरण करने का जो योगी जी का जो मिशन था उसमें वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं योगी जी ने किया ही क्या? अगर कुछ किया होता तो गिनवाते। तो भाई साहब अपना जरा डाटा चेक कर लीजिए। और अब आपके कान से बीच में नहीं, बिल्कुल। और अभी आपके कान से खून निकलेगा जब मैं रियलिटी लोगों को बताऊंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश योगी जी की अध्यक्षता में नंबर 1 इकोनॉमी स्टेट बन चुका है पूरे देश में। 30 स्टेटों में हाईएस्ट नंबर ऑफ मेट्रो अगर किसी स्टेट में है इस देश में तो वो है उत्तर प्रदेश में। जब योगी जी 2017 में आए थे मात्र 2 एयरपोर्ट थे, आज 20 से ज्यादा एयरपोर्ट हो चुके हैं। उसके अलावा एमएसएमई 1 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। पीएम जीवन ज्योति योजना में नंबर 1 कंट्री में यूपी स्टेट बन चुका है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। इस साल का जो हमारा बजट आवंटित है उत्तर प्रदेश की ग्रोथ के लिए वो सिर्फ 9 लाख करोड़ है। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो मैं बता दूं, पर कैपिटा इनकम 2016-17 में 52,000 रुपए थी, जो अब 93,000 हो चुकी है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो 2016-17 में 13 लाख करोड़ थी, जो अब 35 लाख करोड़ हो चुकी है। यानी ये कुछ डाटा मैंने आपको दिए क्योंकि आपने कहा योगी जी ने कुछ किया नहीं, आपको मालूम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि योगी जी ने किया नहीं। यादव जी के पास आऊंगी, लेकिन पहले आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से अतुल यादव जी ने अभी तमाम बातें कही हैं उससे जुड़ा ये भी सवाल है, क्योंकि दिल्ली में अमित शाह और योगी की बैठक होती है, सीएम योगी की। उसके बाद चर्चा ये तेज हो जाती है कि हो सकता है आने वाले समय में कई विधायकों की टिकट कट सकते हैं। अब ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए, ये सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए ध्यान में रख के ये कदम उठाया जाएगा, या फिर ये डर सता रहा है कि जमीनी स्तर पर जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जिस तरीके से विरोध हुआ है बीजेपी का, उसका डर सता रहा है? आखिर क्या प्लान क्या है? जी देखिएगा अंजलि जी, यहां पे आपको फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग आप शुरू से समझते हैं, चाहे वो मोदी कैबिनेट का विस्तार हो। यहां पे तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कंट्री के कैबिनेट मिनिस्टर्स की। वहां पे भी उनका रेगुलर जो है शफलिंग रीशफलिंग किया जाता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और हर बार आपको पता है हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करती है और ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा ही कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखा गया दिया जाता है और चर्चा का क्या विषय है? ये किसी से छिपा नहीं है कि अमित शाह योगी में जिस तरीके से द्वंद्व चलते हैं कि योगी कोई और लिस्ट लेकर जाते हैं, नहीं है, ये योगी कोई और लिस्ट लेकर जाते हैं, सांसदों के नाम के उधर वो लिस्ट बदल दी जाती है और अमित शाह अपनी लिस्ट दे देते, थमा देते हैं, और वही होता है। नतीजा हम सभी ने देखा, नतीजा हम सभी ने देखा। और इसी सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए डॉक्टर आशीष खन्ना जी, इसी ऐसा तो नहीं है कि इसी अंदरूनी कलह का फायदा समाजवादी पार्टी को मिला 2024 में भी, और ऐसा ना हो कि 2027 में भी इसी का फायदा मिले? जी नहीं, मैं बताता हूं क्या है। पहली बात तो ये एक मीडिया स्पेकुलेशन या विपक्ष की फैलाई हुई साजिश है, जिससे ऐसा लगता है कि ये इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, गुत्थम गुत्था हो रहा है। ऐसा नहीं, हमारे बीजेपी है ना, इसके अंदर मतभेद तो हो सकते हैं, मन भेद नहीं हो सकते। मन भेद कहां होते हैं? इंडिया अलायंस में, जहां कांग्रेस के लोग बोलते हैं कौन अखिलेश, वो अखिलेश, और अखिलेश जी बोलते हैं मैंने कांग्रेस से वरिष्ठ तो पार्टी नहीं देखी। इसको बोलते हैं आप जब जबानी जंग पे उतर आते हैं। हमारे यहाँ पे क्या आपने एक भी स्टेटमेंट सुना जो योगी जी ने अमित जी के खिलाफ बोला हो, या अमित जी ने योगी जी के खिलाफ बोला हो, या राजनाथ जी ने योगी जी के खिलाफ बोला हो? ये सब मीडिया स्पेकुलेशन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
जो विपक्षी दल हैं उनका हमेशा से एक ही काम रहा है कि कुछ भी करके एक अविश्वास का माहौल क्रिएट करो, फिर चाहे वो वैक्सीन को लेके हो, चाहे वो एनआरसी को लेके हो, चाहे वो सीएए को लेके हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेके हो। और वही उन्होंने किया 2024 में, जब उन्होंने ये अविश्वास का एक माहौल क्रिएट कर दिया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, धर्मों में हस्तक्षेप किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे एंड पे विफलता रही कि हम उनके नैरेटिव को ब्रेक नहीं कर पाए, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि हम इसके लिए तैयार रहेंगे और इस बार इनको झूठ फैलाने का अवसर हम नहीं देंगे। ये सिर्फ झूठ है जो इन्होंने फैलाया। आशीष आंडा जी, अंजलि जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं अपने मित्र को कि टॉपिक से ना भागें। अगर बोलने की बात खत्म हो गया, मसाला खत्म हो गया, तो मुझे सुनने का धैर्य रखें, मेरे पास बहुत मसाला है। अभी देखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है ना, ये भली भांति जानती है कि वो उसको क्या करना है। फैसला बड़ा स्पष्ट है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने में। क्या राज करने वाला कोई सत्ता भोगी अखिलेश नाम का उनको चाहिए, या राज्य का प्रधान सेवक बनके कोई कर्मयोगी योगी महाराज जैसा उनको चाहिए? राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाला उनको चाहिए, या रामलला का भव्य मंदिर स्थापित करने वाला चाहिए? अच्छे भले राज्य को बीमारू राज्य, उल्टा प्रदेश बनाने वाला व्यक्ति चाहिए, या उन्नति के पथ पे अग्रसर कर उसको उत्तम प्रदेश बनाने वाला व्यक्ति चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे प्रदेश को अपने परिवार का समझता हो, या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार समझता हो? खबर पर आपका क्या कहना है आशीष आंडा जी? अंजलि जी, आप उन्हें इंटरप्ट नहीं किए थे, मेरे को 2 मिनट बात खत्म करने दीजिए। आप समय की कमी है ना, तो इसलिए मेरा आपसे जल्दी से आपकी बात को कंप्लीट करिए और मेरे सवाल को उत्तर दीजिए। ये यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, अंदरूनी कलह चल, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई किस चीज में है? सच्चाई इस चीज में है कि जिसके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बहू बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी, जवान लड़कों से गलतियां हो जाती हैं टाइप के नारे दिए जाते थे, ऐसा व्यक्ति चाहिए, या ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जिसके साम्राज्य अपराधी जो है असुरक्षित महसूस करे? फिर बीच में बोलने लगे, देखो ये डिबेट करने की तमीज नहीं है, पहले तमीज सीख के आओ, उसके बाद डिबेट पे आना। मैं 5 मिनट तुम्हारी बकवास मैंने सुनी, तो मैं बीच में बोलने का मन करता है बार बार। अंजलि जी, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।